हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑनलाइन 24/7। और आज मैं आपको ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में। और मैंने आपको फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन पहले ही बताया था, मतलब दे चुकी हूँ, और वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा मेरे, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो, और उसके बाद सेकंड पार्ट को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट का सेकंड पार्ट फ्रॉम देयर। यस, राजा राम मोहन रॉय, यहां से आपको पढ़ाना था सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने कवर किया हुआ है तीसरे पॉइंट तक। अब चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं राजा राम मोहन राय से। 1772 से लेकर के 1833 तक इनका सेक्शन चला। राजा राम मोहन रॉय, अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विथ हिज कंट्री। राजा राम मोहन रॉय एक रिफॉर्मर थे, जो कि एक समाज सुधारक थे, और ये लर्नेड मैन थे, मतलब बहुत ही विद्वान इंसान थे, जो कि हर फील्ड की इनको नॉलेज थी। और ये बंगाल से बिलोंग करते थे, बंगाल के रहने वाले थे। और साथ ही साथ ये समझ रहे थे कि उस समय जो भारत में चल रहा था, अपने देश में चल रहा था, वो गलत था। यानी इन्हें पता था कि क्या गलत हो रहा है हमारे देश में और क्यों ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए देखिए इन्होंने क्या किया, क्या कदम उठाए। तो पहले इन्होंने डिस्कस किया अपने लोगों से, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitious have been ruining us. लेट अस नॉट डिस्पाइस आवरसेल्फ, हमें अपने आप को धीरे धीरे ऐसे खत्म होने नहीं देना चाहिए, और ना ही हमारी जो पुराना कल्चर है वो इतना महान है उसको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें उन्होंने अपने लोगों से डिस्कस की और कहा कि हम जो हैं वो कैपेबल हैं, योग्य हैं, और हमारी जो बहुत ही बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, उन्हें हमें इन अंधविश्वास के चक्कर में, यानी झूठे जो हमारे रीति रिवाज है उनके चक्कर में, यानी रूढ़िवादियों के चक्कर में हमें मिल पढ़ करके उन सबको मतलब नष्ट नहीं करना चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने अपने लोगों को समझाया। और एक बार की बात है, उन्होंने अपने वाइफ, यानी उमा उनकी वाइफ का नाम है, वो उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, ही टोल्ड टू हिज वाइफ उमा, क्या कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। इन अ डिफरेंट टीचर्स have different opinion, but their essence of every religion is the same। उन्होंने बताया उमा को कि जिस प्रकार से जो काउज होती हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं, पर उनके मिल्क का कलर जो होता है वो वाइट होता है, यानी सेम होता है। ठीक उसी तरीके से जो डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट टीचर्स हैं, उनकी ओपिनियंस तो अलग अलग हो सकती हैं, बट जो एसेंस है, जो स्मेल है, जो उनकी बात है, जो समझाने का उद्देश्य है, वो सेम है हर रिलीजन का। उन्होंने ये बात उमा को समझाई। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं आगे क्या किया उन्होंने। ये सोच करके राजा राम मोहन रॉय आगे बढ़े, और he was attracted by साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट थे वो साइंस और मॉडर्निटी के उस, मतलब उन्हें साइंस और जो मॉडर्न चीज़ें थी वो ज़्यादा, मॉडर्न नॉलेज अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी, और वो उसी ओर जाना चाहते थे। कैसे, देखिए, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उन्होंने अपनी बात लोगों को समझाने के लिए बताया कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो वास्तविक रूप में प्रैक्टिकल होना चाहिए और साथ ही साथ साइंटिफिक होना चाहिए, कि यानी कि वो यथार्थवाद में जीते थे और लोगों को ये भी समझाते थे कि यथार्थ रहिए और साथ ही साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल रहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, बट the superstitious British stopped them in 1822।
उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था लगभग 1823 में। और ये जो ब्रिटिशर्स थे वो नहीं चाहते थे कि वो आगे बढ़ें और ये जो रूढ़िवादी बनी हुई है धारणाएं यहाँ पे भारत में वो ख़त्म हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1823 में जो उन्होंने पेपर अपना चलाया था उसको उन्होंने बंद कर दिया ब्रिटिशर्स ने। ही क्रॉस द सी, साथ ही साथ उन्होंने जो पुरानी मान्यताएं थी कि समुद्र को क्रॉस नहीं करना चाहिए, उससे रिलीजन खत्म हो जाता है, उसे भी छोड़ करके वो समुद्र को पार करके गए कहाँ पर, इंग्लैंड गए, टू सी, ये देखने के लिए व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, क्या ऐसी चीज है जो कि अंग्रेजों को इतना ज्यादा पावरफुल बना रही, इतना शक्तिशाली बना रही है। डियर ही टोल्ड टू देम, वहां पर जाकर उन्होंने कहा, अंग्रेजों से क्या कहा, वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर, हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करेंगे, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज अ सब्जेक्ट, पर साथ ही साथ आपको भी हमें अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमारी देखरेख करनी पड़ेगी। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, पर आपको साथ साथ ये भी याद रखना पड़ेगा कि जो उत्तरदायित्व होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक रूलर की, एक शासक की अपनी प्रजा के लिए, उन्हें भी आपको पूरी तरीके से निभाना ही होगा, यानी कि उनकी आपको अनदेखी नहीं करनी होगी। ये बात उन्होंने अपनी बात वहां पर जाके ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने उन्होंने रखी। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है, फिफ्थ सेक्शन, ऑप्रेसिस। ऑप्रेसिस मीन्स इन्होंने हम पर जो है ये जो सितम का, यातनाओं का दौर जो चला था वो लगभग 1865 से 1835 तक ये रहा। चलिए इस समय इन्होंने क्या क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया इंडियन के साथ, ये देखते हैं। बट द ब्रिटिश कॉन्टिन्यू टू द ऑप्रेसिस इंडियन, जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो लगातार हम लोगों को यानी भारतीयों को दबाते जा रहे थे, परेशान करते जा रहे थे और अलग अलग तरीके निकाले थे जिससे वो हमें परेशान कर सके। कैसे, देखिए, यस, इन 1818 लगभग 1818 में दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने तीसरा रेगुलेशन एक्ट पास किया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, और उस रेगुलेशन थर्ड में लिखा हुआ था कि जो भारतीय होंगे अगर उन्होंने कोई क्राइम किया तो उनकी सुनवाई, उनकी हियरिंग कोर्ट में हुए बिना ही उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाएगा, यानी उनके केस की कोई सुनवाई नहीं होगी, डायरेक्ट उन्हें जेल हो जाएगी। All the time, British officers in India drew big salary and also made fortune in the private business। और उस समय की बात है कि जो ब्रिटिश थे वो हर तरीके से अपने आप को प्रॉफिट में रख रहे थे, और साथ साथ उन्होंने ये भी किया होता कि जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स यानी जो अंग्रेज थे वो बड़े ऑफिसर्स के पोस्ट पे अपॉइंट थे, वो लोग बड़ी बड़ी सैलरीज लेते थे, यानी ह्यूज अमाउंट लेते थे अपना, और अपने फॉर्च्यून को मतलब अपनी किस्मत को बना रहे थे प्राइवेट बिजनेस की ओर, वो अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाय 1829 ब्रिटिश वॉज exporting British goods worth 7 crore rupees to India. The British prospered on the company's loot while Indian industry began to die। मतलब ये यहाँ पे आपका ऑथर कहना चाह रहा है कि 1829 के समय में ब्रिटेन से जो सामान एक्सपोर्ट किया जाता था, लाया जाता था यहाँ भारत में, उसका जो वर्थ होता था, उसके रुपए जो होते थे वो 7 करोड़ रुपए के हिसाब से भारतीयों के यानी भारत से वहां पर ज्यादा था। और ब्रिटिश जो थे वो अपने आप को धीरे धीरे और शानदार बनाते जा रहे थे, और जो कंपनी थी वो भारत से जितना भी सामान था, सोना चांदी रुपए पैसे, और वो सब धीरे धीरे यहाँ से लूट करके वहां पर शिफ्ट कर रहे थे। और इस तरीके से धीरे धीरे इंडियन इंडस्ट्री का जब इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, सारी ड्यूटीज को खत्म कर दिया गया, पैसों को खत्म कर दिया गया और यहाँ से पैसे वहां ले जाने शुरू हुए, और जो इंडियंस थे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। उस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्री खत्म होने लगी, डेड होने लगी। और फिर देखिए आगे क्या हुआ। फिर इसके बाद गवर्नर बेंटिंग रिपोर्टेड
बैक होम, उन्होंने अपने जो ब्रिटिश के जो यहाँ जो मुख्यालय था ब्रिटेन में, वहां पर उन्होंने रिपोर्ट किया, क्या कहा कि द बोन ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लेंचिंग द प्लांट्स ऑफ इंडिया। जो एक तरीके से देखा जाए तो भारत की जो रीढ़ की हड्डी थी, जो भारत को स्थिर बनाए हुई थी, वो थी सूती वस्त्र उद्योग। तो उन्होंने वहां पे रिपोर्ट किया कि जो भारत देश है, यहाँ पे जो मेन सूती का काम होता है, हथकरघा का या चरखे के साथ में, उसकी मेन जो रो है, मेन नस है, वो जो कॉटन वीवर्स है। तो अगर उनको खत्म कर दिया जाए तो वो और आसान होगा। तो इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर शिफ्ट किया मशीनों को, बड़े बड़े कारखाने लगाए, जिससे आसानी से मशीनों के थ्रू काम होने लगा। और धीरे धीरे इंडियंस जो कि अपने हाथों से कपड़ों को बनाते थे, वो भी धीरे धीरे उनका भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया, और वो भी इस समय बेकार हो गए, यानी कोई काम उनके पास नहीं रह गया। नेक्स्ट देखिए, डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन मीन्स जो जब संतोष नहीं रह जाता, उस समय को कहते हैं। ये चला 1835 से 1506 तक। एजुकेशन इन इंडिया वॉज पर्सियन एंड संस्कृत इन 1835। लगभग 1835 में जो भारतीय दौर था, और यहाँ पे जो शिक्षा थी वो पारसियन और संस्कृत भाषा में दी जाती थी। इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। तब एक अंग्रेजी आदमी आया, यानी अंग्रेज आदमी आया, जो ब्रिटिशर्स था, ब्रिटिश का ही एक आदमी था, उसका नाम था मैकले। मैकले ने एक शिक्षा नीति बनाई, यानी एजुकेशन पॉलिसी दी इंडिया में। और उसके थ्रू उसने क्या कहा, उसने रखी ये डिमांड, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। आई एग्री। उसने ये बात बताई, वहाँ के जो बड़े ऑफिसर्स थे उनसे उसने कहा कि हमें जो यहाँ के नेटिव्स हैं, ये जो मातृभाषा हैं, इन सबको ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग लैंग्वेज की शिक्षा ले रहे हैं, उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान देना चाहिए। इस पे जो बड़े ऑफिसर्स थे वो भी सहमत हो गए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू whom the British gave petty jobs, and them incidentally it also produced a new generation of intellectual। साथ ही साथ ये भी चीज बाहर आई कि जो इंग्लिश की एजुकेशन दी जाएगी, उसके थ्रू प्रोड्यूस होंगे नए नए जो भारतीय थे, वो भी अंग्रेजी सीखेंगे और उनका भी उत्थान होगा। और उन्हें हम छोटी मोटी, यानी जैसे क्लर्क की जॉब हो सकती, जहाँ पे लोगों क्लाइंट से डील करना, टाइपिंग करना, ये सारी चीजें वो करेंगे। और ये एक बहुत छोटी सी जॉब होगी उन लोगों के लिए, और इसे हम अपने अंडर रख करके उन्हें काम करवा सकेंगे। पर हुआ क्या, घटना कुछ ऐसी घटी कि सारी चीजें बदलने लगी। और उन्होंने ने ये भी सजेस्ट किया कि साथ ही साथ ये जो शिक्षा दी जाएगी, इससे एक पूरी तरीके से नई इंटेलेक्चुअल, नई बौद्धिक जनरेशन का विकास होगा, नई यानी नई पीढ़ी का विकास होगा, जो कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखेगी। पर भारतीयों का क्या रिएक्शन था, देखिए, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर मैटेरियल कंडीशन, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। वहाँ पे जो भारतीय थे उन्होंने भी आपस में समझ बूझ करके बातचीत रखी कि हमें अगर अंग्रेजी भाषा में सब कुछ हो जाएगा, तो हमें अपने भाइयों को जरूर ज्ञान देना चाहिए, जिससे वो भी अपने पैर जमा सकें और अपनी जो भौतिक सुख है, यानी जो पैसे हैं, जो माली हालत है, उसको वो सुधार सके, फाइनेंशियल हालत को वो इम्प्रूव कर सके। और इस सब चीज़ों के लिए हमें बात करनी पड़ेगी, हमें अपने दुख को रखना पड़ेगा, हमें अपनी भावनाओं को रखना पड़ेगा। कहाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। उन्होंने आपस में ये बात सोच समझ के एक दूसरे से कही। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, दे केयर्ड लिटिल अबाउट नीड्स ऑफ इंडियन। मीन्स यहाँ पे बात हो रही है, सभी लोग जो ब्रिटिशर्स थे और कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत ही थोड़ा ही केयर करते थे भारतीयों के बारे में और उनकी ज़रूरतों के बारे में। Our king have become puppet and we have lost our jobs and lands also. They are converting our brothers. You only talk, do something to drive them out. सब आपस में बात करते थे और कहते थे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे किंग्स को, जो हमारे राजा हैं, उनके वो पपेट हो गए, यानी हाथों की कठपुतली हो गए हैं, और हम
उन्हीं लोगों की वजह से हमें क्या खोना पड़ा है, अपनी जो पुरानी नौकरियां थी उन्हें खोना पड़ा, और साथ ही साथ अपनी ज़मीनों को भी हमें खोना पड़ा। और उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, बदल दिया हमारे भाइयों को, यानी वो अब उन्हीं की भाषा बोलने लगे हैं ब्रिटिशर्स की, और हमारी नहीं सुनते हैं। और आप ही लोग शायद कुछ बात करें और इस सोल्यूशन का हल निकालें। उन्होंने आपस में एक दूसरे से ये बातें करी। और उस समय यानी 1856 का टाइम जब चला था, 1856 का, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कंक्योर्ड कर दिया था, यानी विक्ट्री कर ली थी होल इंडिया पे, यानी कंप्लीट इंडिया पे उन्होंने विक्ट्री कर ली थी। आप देख सकते हैं ये पिंक जोन जो है ये दिखा रहा है, ये सिंबल है ब्रिटिश टेरिटरी का। यानी पहले आपने देखा था एक फिगर उसमें दिखाया था मैंने पार्ट 1 में, तो उसमें जो ब्रिटिश जोन था वो केवल इतने ही पार्ट में आप देख पा रहे थे, पर अब देखिए आप ब्रिटिश जोन जो है वो पूरे इंडिया में फैल चुका है, यानी 1856 के टाइम में। और जो इंडियन प्रिंसेस की टेरिटरी है वो बहुत ही थोड़े में बची हुई है। तो इस तरीके से 1856 तक भारतीयों ने लगभग अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था, और भारतीयों की सोच पर, उनकी शिक्षा पर और हर जगह पे काबू पा लिया था। तो ये तो था आपका पार्ट नंबर 2 जो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है, और नहीं प्रॉब्लम है तो भी मुझे बताइए। साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जो भी आपको न्यू और फ्रेश अपलोड होगी वो आप तक पहुंच जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।